बारे में कुछ बताइए, आप जानते हैं तो। वो सॉलिड बताता है, लड़की तो एकदम गाय है, वैसी लड़की आपके घर में तो पॉसिबल ही नहीं है मिलना यार, ये 100% है ये। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं अपने चौथे वीडियो लेकर के। और आज शायद पिछले वीडियो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे बाबू, और उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें और उससे बहुत फायदे होगा आपको, मतलब पूरा रीजन के साथ में और उससे संबंधित क्वेश्चन कोई भी आएगा आपसे नहीं छूटेगा। और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका अनूप सर और ये आपका चैनल केमिकल नगरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करेंगे, और पेशेंस रख के वो पढ़ाई करेंगे। मतलब आपका एग्जाम है तो आप कहने का ये मतलब है कि 24 घंटा तो वीडियो देखते नहीं होंगे, आप कहीं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से करते रहिए। साथ में इस वीडियो को आप बार बार खाना खाते समय या किसी भी आप एक्स्ट्रा टाइम में इसको देखते रहिए। इससे फायदा क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कभी कभी खाली समय में अपना वो कंप्लीट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा समय जो बेकार का समय जाता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और नहीं तो अपने ये इतना इंपॉर्टेंट है बाबू कि आई थिंक इस समय इससे बेहतर और कुछ नहीं आप तैयारी कर सकते हैं इस तरीका से बेहतर, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। और वैसे क्वेश्चन जो बोर्ड में लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या है पहला 15 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2Cl2, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है 2HCl इन वाटर इज, दे रहा है जल में H2 गैस Cl2 गैस जब रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, एसम्यू भी अपन सनलाइट को लिख सकते हैं, 2HCl अभिक्रिया की कोटि होगी। तो देखिए बाबू, H2 और Cl2 जो होते हैं ये जीरो ऑर्डर होते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको आसान रहेगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको ज्यादा आसान रहता है, लर्न कर लीजिए, ठीक है। कुछ लॉजिक भी बताया था लेकिन ज्यादा मतलब आपके लिए कंफर्टेबल होता है लर्न करना। तो ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं अगला 16 नंबर पे। ये वो अपना 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण सरफेस केमिस्ट्री का एक बाबू टॉपिक होता है। अधिशोषण के बारे में अगर बताया जाए तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वह एक, जैसे एक कोई सिस्टम होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस होता है, और एक होता है ये बल्क होते हैं, ठीक है। इसको बल्क को हम स्थूल कहते हैं, हिंदी में स्थूल कहते हैं, इसको सतह कहते हैं, सतह कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है बाबू, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल्स किसी सरफेस पे आकर के चिपकना, ठीक है ना। जैसे ये पार्टिकल्स है, ये कहीं गैस ही है, या मान लीजिए एयर पार्टिकल्स में आपके जो क्या बोलते हैं उसको हम, डस्ट है, तो ये डस्ट आकर के क्या होता है इस सरफेस पे चिपक जाता है ऐसे करके, ठीक है बाबू, ये चिपक जाता है यहाँ पे। यही जो ये जो आपका चिपकना होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, ये बाबू ये जब इस पे ये करता है, क्या नाम है, जब टक्कर मारता है तो यहां से एनर्जी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हिंदी में कहेंगे उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या बाबू कि जब कोई सिंपल सी बात है, कोई पार्टिकल्स आके किसी से टक्कर मारेगा तो एनर्जी ऑब्वियसली वहां से मुक्त होना है, तो यहां से भी एनर्जी क्या होता है, मुक्त होता है। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। तो अब ऑप्शन अगर चेक करेंगे बाबू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये किसी भी लॉजिक से मतलब आइए नहीं करेगा। ये दो ऑप्शन है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। तो एंडोथर्मिक नहीं, अगर एक्सोथर्मिक रहता तो सही रहता, तो एंडोथर्मिक है, गलत है। तो आंसर आपका कौन चला जाएगा, सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये सरफेस पे होने वाला क्या है, एक परिघटना है। सरफेस पे आकर के कोई भी पार्टिकल्स जाकर के जुड़ते हैं और उसी जुड़ने की परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। अब रह गया बात, देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे जुड़ते हैं,
कोई भी अगर एयर पार्टिकल्स है यहाँ जुड़ते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि आएगा जुड़ेगा, दो के टक्कर होता है, कोई भी अगर यहाँ पे हाथ का टक्कर मारते हैं तो आवाज निकल रहा है, ये साउंड जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हर में से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसीलिए ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चूंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है एक सतह पे होता है तो सरफेस फिनोमिनन है, तो ये लॉजिक याद रखिएगा। कुछ घुमा फिरा के ऑप्शन भी आ सकता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन बात करते हैं 17 नंबर। चलो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। इधर थोड़ा सब ऑब्जेक्ट मतलब एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट है, बस माइनर सा कंसेप्ट है, इसीलिए ये हम बहुत बड़ा इसको नहीं बना रहे हैं। ये में हो जाएगा बाबू, जैसे मिल्क के लिए दिया गया है, फैट कह रहा है मिल्क इज, दूध है, दूध क्या है, तो एक्चुअली बात करें तो दूध बाबू इमल्सन होता है। क्या होता है, इमल्सन, हिंदी में उसको पायस कहते हैं। और जो पायस होता है दूध के लिए, तो आप देखेंगे कि जैसे जो मिल्क होता है, मिल्क में दो चीज होता है बाबू। जैसे मिल्क जो होता है एक्चुअली क्या होता है, वो कोलाइडल सोल होता है, कोलाइडल सोल होता है। अब ये कोलाइडल सोल जो होते हैं दो तरह से मिल्क के बने होते हैं, एक होता है डिस्पर्सेड फेज और प्लस डिस्पर्सेड मीडियम। क्या होता है, एक डिस्पर्सेड फेज होता है और एक क्या होता है, डिस्पर्सेड मीडियम होता है। इसको हम लोग बाबू सॉल्यूट भी कह लेते हैं, मतलब समझने के लिए, और इसको अपन क्या कह लेते हैं, सॉल्वेंट भी कह लेते हैं। ठीक है, और इसको अपन अगर सॉल्यूशन कहते हैं तो ठीक है ना, लेकिन ये सॉल्यूशन के लिए है। लेकिन इसके बेहतर एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ये कोलाइडल को अगर बाबू एक परिवार कह लेते हैं, ठीक है, एक परिवार कह लेते हैं, तो ये जो लोग हो जाएंगे ये मेंबर्स हो जाएंगे, मतलब सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, जितने मेंबर्स होते हैं परिवार के अंदर में 2 4 5 6 जो होते हैं, और ये जो होता है वो मुखिया हो जाएगा, चीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मुखिया हो जाएगा। देखिए बाबू, अब आप परिवार में कोलाइडल सोल के अंदर में जो अभी इसके अगर अंदर देखेंगे तो किसकी पावर, किसकी मात्रा, अमाउंट होती है, ज्यादा होती है। अमाउंट का मतलब क्या है कि उसका अधिकार क्षेत्र, तो मुखिया का अधिकार क्षेत्र परिवार में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो भी अगर एक परिवार में आप जाते हैं, उसमें देखते हैं कि इंसान है वो एकदम मतलब हर चीज पे वो हर चीज को मतलब वो ये दे रहा है, उस पर ऑर्डर दे रहा है, ऐसे करिए, ये यहाँ जाएंगे, वो वहां जाएंगे, तो आप देख के ही बिना पूछे बता सकते हैं कि ये जो इंसान है इस घर का मुखिया है। उसी तरह से ये आपका एक मिल्क दिया हुआ है। अब उस मिल्क में आपको देखना है कि किसकी अमाउंट ज्यादा है। जैसे किसकी अमाउंट से कहने का मतलब मेरा ये है, अगर इमल्सन है, कोलाइडल सोल है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले हुए हैं जो बहुत अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं है एक दूसरे से, और उनके जो पार्टिकल्स हैं आसानी से कहें या थोड़े से मुश्किल से ही बट उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चीनी पानी बाबू एकदम ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। उसको चीनी को पानी से हम किसी भी सिंपल मेथड द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मिल्क ले लेते हैं और मिल्क को हम बहुत हाई स्पीड उसको लेकर के रही भी घुमाते हैं ना बाबू घर में, आप देखेंगे दादी लोग घर पे करती हैं, वो रही जो होता है ना, जो दाल रहने वाला होता है, उसको कस के घुमा दीजिएगा तो वहां उसमें घी निकलने लगता है। इसका मतलब उस दूध के अंदर कुछ घी था, वो घी जो है वो क्या है बाबू, वो घी जो है एक्चुअली फैट होता है। ये क्या होता है, फैट जो होता है वो फैट क्या है, उसके अंदर घुला हुआ है, किसके अंदर, वो लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है ना, इससे क्या समझ में आया कि जो वाटर है वो बहुत अधिक मात्रा में है। तो एक परिवार में जैसे आप गए देखें कि वो हर एक चीज को ऑर्डर दे रहा है, तो आप बता देंगे कि हाँ इसकी मात्रा अधिक है, ये बहुत मतलब घर का एक मुख्य इंसान है, इसको मुखिया हम कह लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो फैट जो होता है, वसा जो होता है, वह कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। उसकी प्रॉपर्टीज भी सामने नहीं दिखती। अगर आप देखें तो मिल्क जो है वो फैट जैसे नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे ग्लास में रखते हैं तो ऐसा नहीं रहता है कि उसमें घी निकल रहा है, ऐसा कुछ निकल रहा है। उसको अगर मसलते हैं, उसको काफी ये करते हैं, तब जाके उसमें से घी निकलता है। मतलब वो जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा किसके फॉर्म में शो करता है, वो वाटर के फॉर्म में शो करता है। इसका क्या मतलब हुआ, वाटर के फॉर्म में शो करता है। इसका मतलब हुआ कि जो ये मिल्क होता है, मिल्क के अंदर फैट जो होता है बाबू, वह डिस्पर्स्ड फेज है। क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और जो वाटर है वो डिस्पर्स मीडियम है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बड़ी आसान होगा। क्या कह रहा है बाबू, फैट डिस्पर्स इन फैट, पहले गलत है,
फैट इन फैट क्या, कुछ नहीं, गलत है। बी में वाटर डिस्पर्स्ड इन फेज, सॉरी वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, ये भी गलत है, मतलब वसा में परिक्षेपित जल, गलत है पूरी तरह से। अगला है फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, ऑब्वियसली फैट किधर है बाबू, वाटर के अंदर, जल में परिक्षेपित वसा, मतलब जल में वसा है, जल की मात्रा ज्यादा वसा की मात्रा कम, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर चला जाएगा 17 का सी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जाते हैं। ये रहा आपका बाबू 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में थोड़ा मजेदार है, ये भी सरफेस केमिस्ट्री से आपका है, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, मतलब निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या बाबू, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम प्रभावी पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम मतलब लिस्ट कह रहा है, ठीक है ना, लिस्ट इफेक्टिव कह रहा है। तो देखिए कोगुलेशन जो पावर होता है, अब जैसे कोगुलेशन जो पावर होता है, कोगुलेशन जो पावर होता है, कोगुलेशन पावर जो होता है, पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज, डायरेक्टली टू होता है चार्ज, जिसका जितना चार्ज कोगुलेशन पावर उतना अधिक। अब डिपेंड करता है कि किसके किसके बीच में ये हो रहा है कोगुलेटिंग। जैसे मान लीजिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है बाबू, तो यहाँ पे दे रहा है Fe और OH का थ्राइस, तो Fe+3 यहाँ पे कौन सा है, कैटायन है, और कैटायन किसको कैच करेगा, किसको पकड़ के लाएगा बाबू, तो एनायन को। बहुत बहुत आसान सी लॉजिक है, अगर यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है तो किसको पकड़ेगा, नेगेटिव को। अब नेगेटिव देखना है कि किसका सबसे ज्यादा मतलब वो चार्ज है, कहने का मतलब -3 है। आप सोच के देखो कि अगर प्लस है और माइनस की आवश्यकता है तो जहां बहुत ज्यादा माइनस मिलेगा वहीं से निकलिएगा। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो कहां जाना चाहेंगे, जहां पे ज्यादा पैसा मिलता है। अब कम मिलेगा वहां कहेंगे ले जाइएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे बाबू, तो यहाँ पे हमको प्लस मिल गया, ये तो क्लियर हो गया, प्लस अब जितना है उससे मतलब नहीं, हमको प्लस मिल गया। अब आपको देखना क्या है कि कितना माइनस, आपको सबसे ज्यादा माइनस कहां से मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा माइनस उतना ही ज्यादा कोगुलेशन पावर, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, समझ के ये नहीं कि ठीक किया फटाक दे निकल, सबसे कम पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो इन सबों में देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, आपका मार्कर थोड़ा चेंज कर ले, इसका +3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस का चार्ज कितना आ रहा है, -3, तो ध्यान रखने वाली बात है ये। उसके बाद यहाँ पे बाबू देखिए जितना मेटल होता है उसको हटा दीजिए, बाकी जो कंपाउंड है उसको सेपरेट रखिए, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे हो जाएगा आपका +2, तो यहाँ पे टोटल का कितना हो जाएगा -2, यहाँ माइनस ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे दिया हुआ है बाबू कितना, यहाँ पे हो जाएगा +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस आ रहा है, यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बाबू सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर किसका होगा, इसका होगा। और सबसे कम नेगेटिव चार्ज किसका है, इसका है, इसका मतलब सबसे कम कोगुलेशन पावर किसका होगा, KBr का। तो थोड़ा सा ट्रिक रहा, ये चीज याद रखेंगे, कभी भी कोगुलेशन पावर के बारे में पूछता है तो चार्ज ध्यान रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सिंपल है, ये ट्रिक याद रखना, इससे आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ये 18 नंबर हुआ। अगला क्वेश्चन बात करते हैं बाबू, तो ये अपना रहा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है इन ए केमिकल रिएक्शन ए कैटालिस्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, मतलब जनरली ये कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक आखिर क्या करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रतिफल की मात्रा को बदल देता है। दूसरा ऑप्शन दिया है लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। सी ऑप्शन दिया है डिक्रीजेस डेल्टा H, ये एंथैल्पी है, डेल्टा H एक्चुअली चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं इसको, डेल्टा H ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन,
अग्रिम अभिक्रिया के डेल्टा एच को घटाता है। इंक्रीजेस द डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रिम अभिक्रिया के डेल्टा एच को बढ़ाता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन रहा। ठीक है ना, इस 4 ऑप्शन बाबू कैटालिस्ट जो होता है, एक्चुअली अगर हम बात करें, एक ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दी गई है, इसी के उससे आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कैटालिस्ट अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एकदम नहीं। कैटालिस्ट होता क्या है बाबू, कैटालिस्ट जो है बाबू, इसमें हाँ, कैटालिस्ट जो होता है बाबू, किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को अमाउंट, मैंने प्रोडक्ट का अमाउंट हो या रिएक्टेंट का अमाउंट हो, उस पे कैटालिस्ट का कोई काम नहीं है बाबू। कितना है ना है उससे कोई मतलब ही नहीं है। कैटालिस्ट क्या होता है, एक अगुआ होता है। इसको बहुत ही सामान्य सी भाषा में अगर इसको कहें तो शादी विवाह जो एजेंट होता है लोग, एजेंट, ये एक एजेंट की तरह कार्य करता है। शादी विवाह में अगुआ लोग नहीं होता है, वो लोग का सिर्फ इतना काम रहता है कि लड़की पार्टी को बुलाएगा, ठीक है, उसको 2 बात सही झूठ बताएगा। जैसे कि आपको बता दें कि कोई शादी उदी में अगर कहीं आप देखे होंगे, शादी का जो लगने का ये अप्रोच होता, लगाने का लोगों का अप्रोच होता है, तो उसमें अगुआ का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है, कब तक, जब तक शादी नहीं हुआ रहता है। ठीक है, वो उसका तो भाव इतना रहता है कि उस समय वो दोनों परिवार के बीच का लगता है कि मतलब यही तो है, जितना करता धरता यही है। बहुत लोग इज्जत देते हैं, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे लड़का वाले हैं। ठीक है ना, और उसका इज्जत कब तक रहता है, जब तक बारात द्वार पर आता है उस समय तक। उसके बाद जैसे द्वार पे बारात लगता है, उसके बाद अगुआ का खुदाई होता है, थोड़ा बुलाइए तो, ये बोले थे कि बारात में हम ये लाएंगे वो लाएंगे, चाहे लड़की वाला पार्टी, बुलाओ उनको, तो नाश्ता के लिए बताओ, ऐसे बोले थे, ऐसे व्यवस्था, हम लोग ऐसे खाएंगे, ऐसे पानी पियेंगे। मतलब उसके बाद बेचारा का जो कल्याण शुरू होता है वो बुढ़ारी तक बर्दाश्त करता है। लड़की कहेगी कितना, मतलब मेरे साथ पता ना किस जन्म का दुश्मनी निकाला कि हमारा शादी इस कलंजर के यहाँ करा दिया, लोग दिस डेट बोलती है लोग। ठीक है, लड़का वाला वैसे ही बेचारा, उसका अलग कंप्लेन रहता है कि क्या मतलब ऐसे घर में हमारा शादी, ऐसी लड़की से मेरा शादी करा दी। मतलब दोनों तरफ से बेचारा जाता है, लेकिन वही शादी के पहले तक क्या मतलब सॉलिड बोलता है लोग। मतलब ये सामान आप लोग भी हर जगह देखे होंगे, अगुआ लोग का एकदम ये रहता है, जैसे लड़कियों को भी देखा नहीं है, लेकिन अगर शादी में आ गया वो पूछने के लिए लड़का वाला पार्टी के, अच्छा लड़की के बारे में कुछ बताइए आप जानते हैं, तो वो सॉलिड बताता है। लड़की तो एकदम गाय है, वैसी लड़की आपके घर में तो पॉसिबल ही नहीं है मिलना यार, ये 100% है। ये बहुत, जिस दिन आपके घर में कदम रखेगी ना, आपके घर पैसों का बरसात होने लगेगा। बहुत बेहतर लड़की है, मतलब खाना तो कहिए मत, भले बेचारा आज तक खाना बनाते नहीं देखा है, खाना तो कहिए मत, इतना खाना बेहतर बनाती है कि टेंशन ही नहीं, मतलब आपका टेंशन खत्म होने वाला है। एज इट इज वही इंसान जब उस लड़की घर जाता है तो लड़का के बारे में पूछता है कि लड़का कैसा, अरे लड़का तो कहिए मत, उसको मतलब क्या बताए, हीरा है हीरा, कितना नौकरी तो इसे छोड़ दिया है। अब ये वो नहीं बताता है कि नौकरी छोड़ा है कि फॉर्म भर के बेचारा एग्जाम नहीं निकला, उससे अलग बात है। पढ़ाई तो की है नहीं, शादी हो रहा है अभी। ठीक है, कहने का मतलब ये है बाबू कि ये अगुआ लोगों का सामान्य सा ये होता है, तो वो काम ही रहता है, लड़कों से झूठ जाके बोलता है लड़की के बारे में, लड़की तो एकदम मतलब बहुत बहुत बेहतर लड़की, वैसा तो शायद लड़की कभी वो मिल भी ना करे, वो लड़की छूट गई तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ससुरा ये लड़की छूट जाता है जीवन में, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उसके लिए लड़का तो अपने सपना देख लेता, अरे वाह, मतलब वो उसमें तो हीरोइन देखता है भाई शादी से पहले तक। ठीक है, उसके बाद लड़की वाले के यहाँ भी यही सेम टू सेम कंडीशन ऐसा करता है लोग, वहां भी सेम रहता है बाबू। वो भी मतलब क्या बताया जाए, लड़की वाले के यहाँ भी पूरा सपना, अरे वाह दमाद, वो जो लोग सुनते हैं वो और अलग जो ट्रांसफर करते हैं उस बात को, तो अलग ही रूप लेके निकलता है। ठीक है ना, तो ऐसा बहुत जगह देखे होंगे, शादी के पहले लगता है कि अरे वो कोई लड़का नहीं है, ऊपर से कोई मतलब इंद्र भगवान उतर के आया, लड़की नहीं है वो कोई परी उतर के आई है। शादी से पहले तक, शादी हुआ नहीं 2 महीना में सब परी और सब इंद्र भगवान का कोटा पूरा हो जाता है, तब शुरू होता है अगुआ लोग का कुटाई। खैर ये हुआ, उसी तरह का इसका भी काम होता है बाबू। शादी ब्याह में सिंपल सी काम जैसे उसका रहता है कि 2 लोगों को पकड़ के लाएं, ठीक है, उसमें उसका कोई काम नहीं है, ना दहेज ले रहा है ना दहेज दे रहा है, ना कोई मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है, ना लड़की वाले से मतलब है ना लड़का वाला से मतलब, बस उसको शादी, उसको लगता है कि ये कराना हमारा बहुत पुण्य का काम है, उसी में बेचारा बर्दाश्त करते रहता है। चलिए, तो क्या कराता है, लड़की वाला झूठ बोलेगा, लड़का वाला झूठ बोलेगा, जो शादी 2 साल में होने वाला तारे कह लो भोग जाई, अगर जो जे ना कइले तो गइल,
मतलब ये सिंपल सा क्या करता है बाबू, समय को कम करता है। सिंपल क्या करता है, समय को कम करता है। उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को, कोई रिएक्शन जो 10 दिन 5 दिन 8 दिन में होने वाला है, उस रिएक्शन को चुटकी में करा देता है। ठीक है ना, बहुत स्पीड, मतलब 10 दिन 5 दिन नहीं, कहने का मतलब जो टाइम ज्यादा लगता हो उस रिएक्शन को क्या करता है, ये जल्दी करा देता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ये इफेक्ट करता है, मतलब अभिक्रिया की दर को इफेक्ट करता है, बाकी कुछ नहीं बाबू। अब रेट ऑफ रिएक्शन को साथ ही साथ एक चीज का और इफेक्ट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो किसी में भी ऐसा ऑप्शन देवे नहीं किया है, ये दिया है अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये तो पूरी तरह से गलत है, उसका कोई मतलब नहीं है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये थोड़ा इसके बारे में आपको बताएंगे हम, लेकिन और ऑप्शन देख लें। डिक्रीजेस द डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब कि जो अग्रिम अभिक्रिया होती है डेल्टा एच एंथैल्पी ने, ये तो दोनों हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर बात करते हैं लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी में, तो इसमें हम देखें बाबू, तो देखो हाँ, एक ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया गया, इस तरह का दिया गया। ठीक है, उसमें दिया हो गया होगा, इधर दिया हो गया प्रोग्रेस, ठीक है, और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस दिया गया है, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस दिया गया है, और यहाँ पे एनर्जी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करना स्टार्ट किया, इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, ये कब है, ये जब कैटालिस्ट नहीं है। लेकिन यही रिएक्शन अगर ये क्या है बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी है, इधर जो एक्टिवेशन माने एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है। अब देखिए फर्क क्या है, ये जो ग्राफ है ये विथ कैटालिस्ट, ये बाबू याद रख लेना, ये कभी कभी ग्राफ भी देता है, बोलता है बताइए इस दोनों में से कौन सा प्लॉट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, कौन ना कैटालिस्ट के एब्सेंट में है। यहाँ पे कैटालिस्ट नहीं है। ठीक है जी, तो कैटालिस्ट नहीं है तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी कहां तक फ्लोट कर रहा है, यहां तक। ठीक है, अब वही आपके कैटालिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कहां आ गया, यहां तक आ गया। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या किया है, कम कर दिया, किसने, कैटालिस्ट ने। तो ऑप्शन देखें, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, तो ऑप्शन इज बी राइट है। ठीक है बाबू, चलो अगला बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। चलो अगला वीडियो हम लोग देखते हैं 20 नंबर। एक्चुअली क्या बीच में हम थोड़ा सा चेक करने लगे हैं ऑडियो, कल हम लोग वीडियो बनाए थे तो उसमें हुआ ये था कि वीडियो बन गया पूरा, अब बनने के बाद जब देख रहे हैं उसमें तो आवाज ही नहीं है, तो बड़ा मन दुखी हुआ। 1.5 घंटा की मेहनत से, चूंकि बीच में क्वेश्चन मिटा के फिर लिखते हैं, तो अगर आधे घंटे की वीडियो है तो समझिए वो कम से कम 1 घंटा मतलब नियर अबाउट लग ही जाता है। और उतना मेहनत करने के बाद लगभग 11 बज गया था, 11-12, और फिर मन नहीं किया बनाने का, तो फिर उसी वीडियो को हम लोग डब किए तो लगभग ठीक हो गया, काम चल गया। तो ठीक है, इसीलिए थोड़ा चेक कर रहे थे कि सही तो है ना, तो अभी ठीक है, यहाँ तक हुआ है, ठीक है, अब आगे देखा जाए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग बाबू, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ऑब्टेनेड बाय साइनाइड प्रोसेस। ठीक है बाबू, साइनाइड प्रोसेस से किस मेटल को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बाबू, तो ये एक मेटलर्जी का आपका वो मेटलर्जी बोले तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट का ये चैप्टर का ये है टॉपिक। उसमें क्या होता है याद रखिएगा, साइनाइड प्रोसेस से हम लोग सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिल्वर और गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही टिपिकल चीजें हैं। इसको लीचिंग मेथड भी कहते हैं, मतलब 2 तरह के आपको कंसंट्रेशन करने का मेथड होता है, एक फिजिकल होता है और एक लीचिंग मेथड होता है। ठीक है, लीचिंग मेथड जो केमिकली विधि से की जाती है उसको लीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, उसी में सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं बाबू, एजी और एयू, अगर एयू भी ऑप्शन दिया रहता तब भी आप यही टेक कर लेते। इसको हम साइनाइड मेथड द्वारा, जैसे कि अब साइनाइड में जैसे सोडियम साइनाइड होता है, ये ले करके हम लोग रिएक्शन करा करके सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 20 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बाबू आपका 21 नंबर क्वेश्चन रहा है, क्या रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस वही होता है बाबू, आप देखे होंगे इस तरह के पिक्चर कुछ आपके बने होंगे इससे करके। ठीक है, यही होता है ब्लास्ट फर्नेस, ये ब्लास्ट फर्नेस जिसमें हम लोग इसको वात्य भट्टी कहते हैं हिंदी में, वात्य भट्टी, वात्य भट्टी, अभिधमन भट्टी, या इसमें तो अभिधमन भट्टी लिखा हुआ है,
वात्या भट्टी इस तरह के बना के, ऐसे नहीं, इसमें मेटल धातु मलय से प्राप्त होते हैं। तो यही है ब्लास्ट फर्नेस। और इसी ब्लास्ट फर्नेस में है क्या, इसी ब्लास्ट फर्नेस में है क्या बाबू, कि जो फेरस ऑक्साइड होता है इसका रिडक्शन किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा की जाती है। और ये होता क्या है, Fe में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में क्या निकाल देता है, CO2 गैस निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन चला जाएगा इसमें, वात्या भट्टी में जो Fe फेरस ऑक्साइड होता है या फिर एक आयरन ऑक्साइड लिखता है, आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा यहाँ से रिड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। अब अगला लिखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। चलो इसमें अब 22 नंबर देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड वैद्युत रसायन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु को शोधन की प्रक्रिया, अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए बाबू, नाम से ही अगर देखेंगे इसको, रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो रिफाइनिंग करते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ऑप्शन देखें हम लोग, तो पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दूसरा इलेक्ट्रो रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन और फ्यूजन। तो बाबू इसमें ऑटो रिडक्शन एकदम नहीं होगा, ऑटो रिडक्शन चाहे इलेक्ट्रो रिडक्शन और फ्यूजन। ऑप्शन जो है बाबू इसका नाम से ही बहुत क्लियर हो जाता है चीजें, इसमें ज्यादा जानने की आपकी ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिक रिफाइनिंग दिया हुआ, ऑब्वियसली नाम क्या होगा इसका, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसी नाम से तो बना हुआ है, इसी प्रोसेस के नाम से। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। चलो ये रहा आपका 23 क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, निम्नलिखित में से किसी से तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन एक है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड, और इसको बोलते हैं हम कॉपर पाइराइट। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर पाइराइट, और ये हो जाएगा आपका कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो वो तो होगा नहीं एक्चुअली उसमें नहीं। यहाँ आते हैं बाबू हम लोग, तो इसमें से जिससे हम लोग धातु निकालते हैं, जो धातु का मुख्य अब कहते हैं ऊर जो होता है, कॉपर धातु का जो ऊर होता है वो होता है कॉपर पाइराइट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कॉपर पाइराइट। सॉरी, ये है बाबू आपका, ठीक। ऑप्शन वो खैर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही, कॉपर पाइराइट। आप याद भी किए होंगे ये कि कॉपर पाइराइट से क्या हम लोग कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ये कराया हुआ है, तो इतना तो जरूर याद होगा अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो बस इतना रखिए, कॉपर का एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं, कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट का CuFeS2 फॉर्मूला होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। चलिए रहा बाबू आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। आपको याद होगा बाबू कि हम इसी में आपको शायद किसी एक वीडियो में हम ये एक क्वेश्चन जब करा रहे थे, दूसरा क्वेश्चन, तो उसमें इसके बारे में आया था, तो हम बता दिए थे शायद। ठीक है ना, अब आपको उसमें ढूंढना है और बताना है कि किस वीडियो में बताएं। हमको भी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कि किस वीडियो में बताए हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में, पता ना। चलिए आप लोग देखे हुए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि किस वीडियो में और कहाँ हम बताए हुए हैं इस क्वेश्चन के बारे में वहीं पे। ठीक है, और क्या बताए थे, अगर बताए होंगे तो ये बताए होंगे कि फोन आप लोग याद रखिएगा। क्या बाबू, फोन इट मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और यही जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है देख लीजिए। तो कोई किसी पहले से किसी एटम के पास, इसी तीनों एटम के पास से
कोई पहले से हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से रहता है, इसके पास बगल में कोई भी, अगर इस तीनों में से कोई भी आ जाए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्लोरीन आ जाए, ठीक है, तो इसी के साथ ये एक तरह का अट्रैक्शन यहाँ पे फील करता है और उस अट्रैक्शन को हम लोग 3 डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, H बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बाबू, ये नहीं है, याद रखना। नहीं तो सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी NH3 में हाइड्रोजन, तब तो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं बाबू, ये बनाते हैं, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखें यहाँ पे ये बनाने में कैपेबल है, ऑक्सीजन भी कैपेबल है, फ्लोरीन भी कैपेबल है, क्लोरीन इसमें नहीं आता है, तो सही आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है और बताना है कि किस वीडियो में इसको हम बताए हुए हैं। यही बाबू, अगर आप पीछे से अच्छे से देखते आ रहे हैं, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्योंकि हम एक क्वेश्चन यही तो होता है, आप क्वेश्चन कोई करते हैं वहां से कुछ चीजें कनेक्टेड रहता है, सब चीजें ध्यान से कुछ भी करिएगा, बहुत बेनिफिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, 25 नंबर कमेंट हुआ। चलिए बाबू, ये हो गया आपका 25 नंबर वीडियो दिया हुआ है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस इज उत्कृष्ट। अरे वाह, उत्कृष्ट को मतलब बाबू अक्रिय भी कह सकते हैं, अक्रिय गैस भी कहता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस भी कहता है, अक्रिय, निष्क्रिय, तो ये सब नाम होता है, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेलों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NH2NP6, NH2NP6, NH2NP4, NH2NP3। सिंपल सी बात बाबू, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, हमको सब भूल जाएं, इतना तो याद रखना है कि नोबल गैस फुल फील्ड होता है, उसके बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से क्या होते हैं, बड़े भरे होते हैं। अब आप देखेंगे तो देखिए, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, P में मैक्सिमम 6, D में कितने 10 है कि नहीं, F में कितने 14 रहते हैं। तो जो ऑप्शन सामने दे रखा है उस पे अगर हम पकड़े बाबू, तो यहाँ देखेंगे ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है। बस ये बी ऑप्शन जो है आपका कंप्लीट है, और यही होता है जो कंप्लीट होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब क्या होते हैं बाबू, अक्रिय गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, ठीक है। ये मतलब अब ट्रिक के तौर पर मत यूज करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि नोबल गैस में NH2 और NP6 होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा बाबू आपका आज का वीडियो सेशन, और आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आजकल ये जो क्वेश्चन थे बहुत सारे, ज़्यादा न्यूमेरिकल बेसिस नहीं था, लंबा वीडियो होगा उसमें जिसमें आपके न्यूमेरिकल बेसिस आएंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, इसलिए। तो बाबू उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। तो आप इसको बाबू कंटिन्यू देखते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, और जो अपनी प्रिपरेशन है एकदम लगन के साथ बाबू करते रहिए। एग्जाम आपके नज़दीक है, और इतना ध्यान रखिएगा कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अभी के समय में कि चलो निकलेगा, हो जाएगा, देखेंगे, जैसे करेंगे हो जाएगा, वैसे नहीं होता है बाबू। एग्जाम हॉल में आप बैठ के बहुत आप गिल्टी फील करते हो, और इस बार का एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि बहुत आसानी से आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2-3 साल से क्वेश्चंस पेपर बहुत ही आसान आ रहे थे, लेकिन इस बार आई थिंक सबको, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इस बार एग्जाम इजी नहीं होने वाले हैं, क्वेश्चन टफ आने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ के, और देखिए बाबू, टफ हो इजी हो, अगर आप पढ़े रहते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर इजी है भाई, टफ है, हमको नहीं आता है वही टफ है। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए आसान कब रहेगा, जब आप उस चीज को अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो एक बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आपके केमिकल नगरी चैनल पे, कि आप अगर अब तक प्रिपरेशन नहीं भी करे हैं बाबू, अगर इस चीज को अच्छे से देख ले, ठीक है, तो बहुत ही आपका बेहतर प्रिपरेशन होगा। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप आराम से आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहां से आपके डाउट को सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। पिछली वीडियो में थोड़ा आपको दिक्कत हुई होगी, अगर देखेंगे आप तो ऑडियो का थोड़ा मिसमैच होगा, तो ऑडियो बाबू बाद में हम उस पर ऐड किए हुए थे, तो इसलिए
बाकी आपका हम 25 नंबर क्वेश्चन तक करा दे, लेकिन बाबू 25 नंबर क्वेश्चन आप 25 नंबर मत समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन मात्र 25 नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करे हुए, उससे रिलेटेड सारे चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस मस्ती से आप पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, अच्छे रहिए और खुश रहिए, बिंदास रहिए। एग्जाम जितने नजदीक है पॉजिटिव एनर्जी को अंदर डालिए, नेगेटिव जितनी एनर्जी है उसको अलग करिए, ज्यादा किसी से डिस्कशन मत करिए, कंपेयर मत करिए किसी से बैठ के कि तुम्हारा कितना उसका कितना, ये कुछ नहीं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं इस संसार में जो हर हमेशा आपको ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उससे पूछ दो कि तुम यार प्रिपेयर, अरे मेरा तो सब ठीक है, आएगा कुछ भी नहीं, सब ठीक है, अब वो सुन के तू डिप्रेस हो जाता है। एग्जाम समय में बाबू कुछ चीजें होती है बच्चों के साथ कि यार मेरा तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये सब इग्नोर करो, सब चीजों को ध्यान मत दो और तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई बाबू 100% कभी किसी की पूरा नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन हम बेहतर करेंगे इस उम्मीद के साथ हम आज ये सेशन खत्म करते हैं। कल फिर आपको नई इसके आगे के क्वेश्चन हम कराएंगे। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।